हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, एमपीपीएनएसटी के फॉर्म्स जो है 14 तारीख को खत्म हो चुके हैं और साथ ही साथ में बच्चों अब आपके एग्जाम की डेट भी आप सभी को पता है, 4 और 5 सितंबर को जो है आपका एग्जाम रहने वाला है। ये तमाम जानकारी आप सभी के पास है, पर यदि अभी भी कोई बच्चा जो है वंचित रह गया है तो उसको मैं बता देना चाहता हूं कि ये आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का बच्चों एक ऑफिशियल डेट जो 30 तारीख को जारी हुई थी, उसमें इस नोटिस में बच्चों उन्होंने ये बताया है कि भाई 31 तारीख को आपका जो है फॉर्म तिथि शुरू हो गई थी 31 जुलाई से, और 14 तारीख जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी। इसमें ये भी बताया गया है बच्चों, यदि आपको कोई एडिट करना है अपने फॉर्म के अंदर, यदि कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि है या फिर कोई भी आपने मिस प्रिंट या फिर मिस टाइप कुछ कर दिया है, तो उसके लिए बच्चों आपके पास संशोधन करने की अंतिम तिथि रहने वाली है 19 अगस्त तक की। तो बच्चों अभी भी टाइम है आपके पास, एडिट विंडो जो है आपकी 19 तारीख तक ओपन रहेगी। तो 19 तारीख तक जो है आप अपने यदि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो गई हो तो आप फॉर्म के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास परीक्षा की तिथि भी दे रखी है, यानी कि 4 और 5 सितंबर को 2024 बुधवार और गुरुवार, जी हाँ, बुधवार और गुरुवार को जो है बच्चों आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है सामान्यतः कि एग्जाम से लगभग हफ्ता भर पहले या 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा बच्चों, ये एग्जाम इस बार बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और जीएनएम टीएसटी सबके लिए है, और इस बार एक कॉमन एग्जाम रखा गया है जहां पर गर्ल्स के साथ साथ, क्योंकि पहले से पीएनएसटी में गर्ल्स ही अपीयर हो सकती थी, बट अब गर्ल्स के साथ साथ बॉयज भी ये एग्जाम दे सकते हैं। और जो है बच्चों आप प्राइवेट तथा गवर्नमेंट एग्जाम्स में, मध्य प्रदेश के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसके अंदर आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आगे जानने वाली कुछ बातें इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं बच्चों। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, यानी कि आपका जो टाइम टेबल दे रखा है कि किस तरीके से बच्चों आपका एग्जाम होगा या कौन सी टाइमिंग है। 4 और 5 तारीख को एग्जाम है, ये है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड चरण में होगा। उसके बाद बच्चों यदि आपका एग्जाम 4 तारीख को होता है तो बच्चों महत्वपूर्ण निर्देश, यानी कि देखिए आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम का जो टाइम है वो 9 से 11 के बीच में रहेगा, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। बट समझने वाली बात यहां पर यह है कि आपके पास पहुंचने के लिए दोस्तों, आपके पास यहां पर पहुंचने के लिए 7 से 8 बजे तक की बच्चों रिपोर्टिंग टाइमिंग दे रखी है। तो ये जो 7 से 8 बजे का जो समय है दोस्तों, आपको इससे पहले ही पहुंचने की कोशिश करना है, क्योंकि अभी फिलहाल में आरयूएचएस में जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, मैंने आरयूएचएस के लिए भी जब वीडियो बनाया था एडमिट कार्ड का, तब भी मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया था कि जो तय समय है, जैसे कि यहां पर 7 बजे लिखा हुआ है, तो 7 बजे से कम 1 घंटा पहले पहुंचने की आप कोशिश करें, क्योंकि देखिए मौसम खराब हो सकता है, बारिश की वजह से ट्रैफिक हो सकता है, और ऐसे केसेस में बच्चों नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का ही होता है। तो हमें सावधानी बरतनी है, और पूरे साल की जो मेहनत है हम सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए उसको जाया नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आपको रिपोर्टिंग समय दे रखा है 7 से 8 बजे का, कोशिश कीजिएगा उससे भी 1 घंटा पहले आप पहुंच जाएं। उसके बाद दोपहर में यदि आपका एग्जाम है 2 से 4 के बीच में, तो इसके भी बच्चों आपको 12 से 1 के बीच में आपको पहुंचने का समय दे रखा है, बट कोशिश कीजिएगा कि आप 11 बजे तक वहां पर सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है ना। जाने से पहले किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें आपको पता करनी है, उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अभी जो वीडियो है बच्चों वो हमारे लास्ट में अंतिम 20 दिन जो बचे हैं उसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और साथ ही साथ में बच्चों किस तरीके का पेपर पैटर्न रहता है, सिलेबस क्या रहता है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। तो ये तो सब नॉर्मल सी बातें हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा बात है नहीं, है ना। सीधा अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे सिलेबस की ओर, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो आ ही रही है ना, उसमें तो कोई आपको संशय है नहीं। और उसके बाद में बच्चों मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, यहां पर है हमारे पास हमारा पाठ्यक्रम, यानी कि ये आपके पास पूरा सिलेबस है, और सिलेबस जो है वो अपडेटेड 12th का रहने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th आने वाली है, 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। साथ में आपके इस बार 2 नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, जिसके अंदर है जनरल नॉलेज, है ना, मध्य प्रदेश और इंडिया लेवल की थोड़ी सी जीके, और साथ ही साथ में बच्चों इंग्लिश, जो बेसिक इंग्लिश होती है, ग्रामर वगैरह, वो सब आपको देखना है। वह फिर से हम क्विकली देख लेते हैं। ये हमारा फिजिक्स का है ना, ये फिजिक्स का सिलेबस है, और ये आपको जो है बच्चों ईएसबी की ऑनलाइन वेबसाइट पर भी पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी की तरह यहाँ पर आपके लिए
रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का भी सिलेबस रहेगा बच्चों, ये केमिस्ट्री का सिलेबस भी आप देख सकते हैं। और यदि मैं बायो के सिलेबस की बात करूं तो बायो में यदि आप देखेंगे तो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हमारा पहला चैप्टर है, यानी कि अपडेटेड जो सिलेबस है वो ही हमारा इस बार पीएनएसटी में रहने वाला है ना। और उसके बाद में बच्चों ये हमारा पूरा 12th का ही सिलेबस है, 11th का इसके अंदर कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो सिर्फ 12th ही आने वाली है, ये तो हमें पता है। अब बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर इंग्लिश में क्या रहने वाला है, इंग्लिश का भी थोड़ा सा ब्रीफ अप कर देते तो अच्छा रहता। तो इंग्लिश के लिए भी दोस्तों देखिए सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है ना, ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स आपको दे रखे हैं, फिर बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, कॉमन एरर्स है और स्पेलिंग्स है। तो बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश रहने वाली है। तो जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं उनको एटलीस्ट इतना बेसिक जो है इंग्लिश तो आना चाहिए, क्योंकि जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जहां पर हम आगे बीएससी नर्सिंग पढ़ने जाते हैं, हम कोई भी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसके अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपको जितना भी वहां पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों अच्छा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ी सी मजबूत कर सकते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपनी पकड़ कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हिंदी माध्यम वाले हमारे बच्चे हैं उन्हीं को ही इन सब चीजों में दिक्कत ज्यादा आती है। तो बच्चों आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ऐसे मत देखिए कि यार हमारा एक सब्जेक्ट बढ़ गया है ना, हमारे तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, या फिर एक कोर्स पढ़ने का जो है ज़्यादा हो गया। इसको आप एक अवसर की तरह देखिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, जहाँ पर आपको डबल फायदा मिलने वाला है। कि क्योंकि बच्चों अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर भी कोई त्रुटि होती है, कोई क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन लिखा गया है वो ही उसी को ही सही माना जाता है। तो यदि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं तो बच्चों आप क्वेश्चन को सही तरीके से उसका आकलन करके उसका सही जवाब भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इंग्लिश का आपका फायदा तो यही है कि आप क्वेश्चन पेपर जो आएगा बच्चों उसमें भी आपको फायदा रहेगा। दूसरा बच्चों इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में भी है। और तीसरा अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में यदि आप पढ़ने जाते हैं तो उसमें भी आपको इंग्लिश, यदि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो वहां पर आपको चीजें पढ़ने में, समझने में और याद करने में कोई भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। आगे हमारे पास एक जीके और है ना। जीके हम सबको पता है, एक और इसमें नया सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान जो है बच्चों यहां पर जुड़ा है। और यहां पर बच्चों आपको ध्यान रखना है समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय संसार, भूगोल, भारत की राजनीति, है ना, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये सारी चीजें हम बायोलॉजी में ही पढ़ती हैं दोस्तों, तो बच्चों आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। पर्यावरण, भारतीय संस्कृति और मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास, ये टॉपिक्स है बच्चों, है ना। इसके ऊपर भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि दिस ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो पेपर है वो इक्वली डिवाइड किया गया है इन पांचों सब्जेक्ट्स में। ऐसा नहीं है कि किसी एक का बहुत ज़्यादा वेटेज है या फिर ऐसा कुछ है। तो वो मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि आपका जो है वेटेज किस तरीके से डिवाइड किया गया है इस बार MPPNST के एग्जाम में। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों 5 सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 और 5। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेम बच्चों आपको 20-20 क्वेश्चन है, 20 MCQs हैं, 20 मार्क्स हैं, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, बट एक्चुअली 2 आपके चैप्टर्स और ऐड हो गए हैं जहाँ पर आपका जीके और इंग्लिश भी आपको साथ ही साथ में पढ़ना पड़ेगा। अब जीके का और इंग्लिश का मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया है, इसमें बच्चों इक्वल आपके 20-20 नंबर के 20-20 MCQs आने वाले हैं। तो बिल्कुल इसको आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों अगर आपने इसको लाइटली लिया तो सिलेक्शन से दूरी बनाने में भी आपका यही सब्जेक्ट एक अहम भूमिका निभाएगा। और यदि आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया या अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो मान के चलना दोस्तों कि सिलेक्शन दिलाने में भी यही आपकी मदद करेगा, ठीक है ना। तो बच्चों एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं कि 12th में बायो वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सभी एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स इस बार दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो एज क्राइटेरिया बच्चों हमारे पास रहता है मिनिमम आप 17 साल के होने चाहिए, 17 ईयर्स हमारा एज क्राइटेरिया रहता है। और मैक्सिमम एज लिमिट इस बार कुछ भी नहीं, जैसे कि आप सभी को पता है INC ने जो एज लिमिट हटा दी है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। पेपर का माध्यम जो है बच्चों इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहने वाला है, बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा, है ना। टोटल मैंने आपको बताया बच्चों 100 मार्क्स, 100 MCQs आपके रहने वाले हैं, बिल्कुल। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो जैसा कि RUHS के अंदर भी था कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग,
नो नेगेटिव मार्किंग। तो RUHS के अंदर भी बच्चों यही फायदा था, तो बच्चों ने काफी अच्छे से पेपर्स भी किए हैं और काफी अच्छे नंबर भी लेकर आए हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का एक फायदा यह है कि बच्चों को फ्री हैंड मिल जाता है, जिससे वो अपने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से खुले दिमाग से और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब रही बात स्ट्रैटेजी की, यदि हम बात करें तो स्ट्रैटेजी के अंदर बच्चों एक चीज मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आखिर के इन 20 दिनों में आपको थ्योरी पे कम फोकस करना है ना। तो यदि मैं आपको थ्योरी की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों 20 से 30% ही आपको थ्योरी पर अभी ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों ज्यादा से ज्यादा समय अभी आपको बिताना पड़ेगा एमसीक्यू के अंदर, जहां पर लगभग 70 से 80% आप अपना समय देंगे एमसीक्यूज के लिए। क्योंकि बच्चों सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं हो पाएगा, थ्योरी को जब आप एमसीक्यूज के साथ रिलेट करेंगे तो ही बच्चों आप अच्छे से क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो समझ पाएंगे, और आपकी थ्योरी में कहां कमी है वो समझ पाएंगे। इन आखिर के 20 दिनों में आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो आप एमसीक्यूज कब सॉल्व करेंगे, और जब तक आप एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो थ्योरी पढ़ने का सही तरीका क्या है? थ्योरी पढ़ने का सही तरीका यह है दोस्तों कि आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें, चैप्टर वाइज आप एमसीक्यूज सॉल्व करके जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है, सपोज कीजिए कोई भी आपको एक टॉपिक में दिक्कत आ रही है, सपोज कीजिए आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, अपूर्ण प्रभाविता में यदि दिक्कत आ रही है, आप वंशागति पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको यह दिक्कत आ रही है, यदि मान लीजिए आप कोई भी बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का चैप्टर उठा लें, है ना, उसमें अधिकतर दोस्तों को दिक्कत तो क्या कहूँ पर प्रॉब्लम आती है, कई बार क्लोनिंग वाहक के बारे में यदि कोई प्रश्न आ जाए तो उसके ऊपर, है ना, दिक्कत आती है। तो यदि आप मान के चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, आपने एमसीक्यूज किए, आपने एमसीक्यूज कर लिए, इसमें यदि मान लीजिए कि आपके 4 से 5 एमसीक्यूज में कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप उनको नोट कर लीजिए, है ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चंस होने चाहिए। हम ऑनलाइन में भी करवाते हैं आपको क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में सारे क्वेश्चंस भी होने चाहिए, जहां पर आप एक एक क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं और वहीं पर आप उसको मार्क भी कर सकते हैं कि मेरे को इन किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। एक कॉमन ट्रेंड पता लगाने का कोशिश कीजिए कि कौन से थ्योरी के कौन से पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, और जैसे ही आपको पता चल जाए कि भाई मेरा एक ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का थोड़ा सा कमजोर है, फिर आपको उस टॉपिक का ही क्या करना है बच्चों, थ्योरी पढ़ना है। तो इससे आप अपना समय भी बचा पाएंगे और उसके साथ साथ में बच्चों मैक्सिमम रिवीजन कर पाएंगे। एंड दैट ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट आपका ये रहता है कि आपको रिपीटेड रिविजन करने हैं। जी हां, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको रिपीटेड रिविजन करने हैं। अब सर रिपीटेड रिवीजन कैसे करेंगे? रिपीटेड रिवीजन करने के बच्चों 2 तरीके हैं। सबसे पहला कि या तो आपके पास एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज यदि आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं, पीवाईक्यूज है। और यदि आप एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप सभी को पता होगा बच्चों, मां मैराथन की सीरीज चली थी अभी, जहां पर हमने RUHS और MPPNST के स्टूडेंट्स के लिए पूरे कोर्स को बहुत ही शानदार तरीके से मैराथन के फॉर्म में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था। और उसके बाद में जो RUHS का पेपर आया बच्चों, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चंस वही आए जो कि हमने यहां पर या तो YouTube पर या फिर ऐप के अंदर बच्चों को पढ़ाया था, या तो थ्योरी में से या एमसीक्यू में से सारे क्वेश्चंस आए, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। तो यदि आप भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो पूरी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, आप इसी चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी हम रिपीटेड रिविजन करते हैं तो हम एमसीक्यूज को भी रिपीटेडली रिवाइज करें, और बच्चों उसमें जहां पर भी हमें दिक्कत आ रही है उसको नोट करें, और नोट करने के बाद वापस हम उसकी थ्योरी पढ़ें। सेकंड आपके पास क्या होता है कि जैसा कि आपने पहले पुराने वीडियोस में भी देखा होगा और शुभम सर ने भी हमें बताया है कि रिपीटेड रिवीजन में आप एक चीज का ध्यान विशेष रूप से यह रख सकते हैं कि जितने भी बच्चों हमारे पास साइंटिस्ट के नेम्स हैं, जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट के नेम्स हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे एनसीईआरटी में लिख रखे हैं, है ना, उसके बाद उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनके ईयर्स, और बच्चों यदि कोई फॉर्मूलाज या फिर चार्ट्स हैं, है ना, चार्ट्स या फॉर्मूलाज हैं, तो यदि आपने शुभम सर की बात मानी होगी तो आपने उनको एक पूरे फ्लो चार्ट में क्या कर लिया होगा, कंपाइल कर लिया होगा। अब आपको जो है बच्चों उसी को ही रिपीटेडली पढ़ना है, और जाने से पहले एटलीस्ट आपको उसको 4 से 5 बार तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आप चीजों को रिटेन कर पाएंगे, और जितना आप रिटेन कर पाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ में वहां पर आप पेपर भी अच्छी तरीके से देकर आएंगे।
तो लास्ट के 20 दिनों में आपको करना क्या है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू में थ्योरी के जिस पार्ट में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, और बच्चों जिन पॉइंट्स में दिक्कत आ रही है उनको बार बार आपको लिख लेना है और बार बार उनको रिवाइज भी करना है। यदि बच्चों आप भी एमपीपीएनएसटी या फिर कोई भी बीएससी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इसी तरीके से, गाइडेड तरीके से, जहां पर आपका समय कम से कम खराब हो और मैक्सिमम आप आउटपुट निकाल सकें, लाइव इंटरेक्शंस चाहते हैं मेरे साथ, यदि आप लाइव इंटरेक्शन सेशंस चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट में आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको कोई भी तरीके से सहायता की जरूरत है, तो बच्चों उत्कर्ष के ऊपर बीएससी नर्सिंग के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वो परचेस कर सकते हैं। और इसीलिए बच्चों आप सभी के लिए यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में लेकर आया हूं, जहां पर बच्चों आप सभी को 3 गुना खुशियां शिक्षा महोत्सव के चलते मिल रही है, जहां पर उत्कर्ष ऐप में बीएससी नर्सिंग के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं वहां पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट, है ना। तो 3 गुना खुशियां हैं बच्चों, शिक्षा महोत्सव चल रहा है तो 3 गुना खुशियों में आपको 3 गुना ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जहां पर बच्चों बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 78% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही में बच्चों निर्मल सर के जन्म दिवस पर, है ना, एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट NG13 कूपन कोड लगाने पर बच्चों, है ना, NG13 याद रखिएगा। चेकआउट करने से पहले कूपन कोड लगाना ना भूलें। और लास्ट में बच्चों एक और तीसरा और सबसे बड़ा मौका, जहां पर रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों आपको अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। तो बच्चों देरी किस बात की है, आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ घर बैठे नर्सिंग की तैयारी और अपनी मन पसंदीदा कॉलेज में नर्सिंग करने का सपना पूरा करें। तो बच्चों जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स हम आप सभी के लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।